नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही काम का है क्योंकि आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं थर्ड लेसन। जी हां, आपको पता होना चाहिए 2 लेसन अच्छे से हमने आपको करा दिया है। जितने भी MCQs थे, साथ में उसके जो सॉल्यूशन इस बुक में दिए गए हैं वो सॉल्यूशन भी मैंने आपको अच्छे से खुद से समझा दिया है सारे सॉल्यूशंस को, ताकि कहीं से ये किताब ना पीछे रह जाए और कहीं से आपकी तैयारी पीछे ना रह जाए। और ये बुक जो है कहीं से भी किसी भी एंगल से मतलब कुछ छूटनी नहीं चाहिए, हमारा ये मानना है, क्योंकि एक सीट 4.0 में पक्की होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। आज थर्ड लेसन हम लोग करने जा रहे हैं विद्युत स्थैतिकी एवं वैद्युत चुंबकत्व, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि विद्युत जो है ना, ये क्या करता है, मैग्नेटिज्म का गुण भी उत्पन्न करता है। जितने भी पंखे, मोटर, ये सारी चीज़ चलते हुए देखते होंगे, कहीं ना कहीं वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रयोग होता है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो TRE 1 में, BPSC के TRE 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, TRE 2 में और TRE 3 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद स्टेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, चाहे वो 6 to 8 के हो या 9-10 के हो या 11-12 को हो, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देख जाएंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे जो वीडियो आएगी जिसमें इसके सॉल्यूशंस भी मैं प्रोवाइड अच्छे से कर दूंगा। अगर आप PDF चाहते हैं इन चीज़ों का और सेम इस चीज़ का, क्योंकि बहुत सारे लोग बुक नहीं खरीद पाए हैं, तो ये PDF आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप टेलीग्राम पर सर्च करते हैं directstudy.com सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आज के सेशंस की मैं शुरुआत करता हूँ। फिर से बता दूँ, चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइज़ वगैरह जा सकता है क्योंकि मैं रोड किनारे रहता हूँ, तो उसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो आप आंसर देंगे एक से ज़्यादा, क्योंकि ये जो लिखा गया है गैल्वेनोमीटर चुंबकीय प्रभाव को नाप देता है, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल नापता है, और वोल्टमीटर यानी पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर, ये दोनों आंसर इसके हो जाएंगे। इसका आंसर आपको डी देना होगा कि विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। बात समझ में आया? तो 2 आंसर होने की वजह से डी हमने टिक कर दिया। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम, एमीटर को श्रेणी क्रम में। आपने सुना होगा एक प्लस वाली तार होती है, पॉजिटिव वायर। पॉजिटिव वायर के बीच में एक जगह कट लगाई जाती है, और यहाँ पे क्या की जाती है कि बीच में यहाँ पे लगा दिया जाता है एमीटर। एक वायर इधर से कनेक्ट, एक वायर इधर से कनेक्ट कर दी जाती है, और ये वायर यहाँ से कट गई होती है, मतलब करंट यहाँ से आएगी और इस एमीटर से होकर इधर जाएगी। ऐसा जब कंडीशन होता है तो ये क्या हो गया, सीरीज हो गया कि एमीटर से जा रही है, तो श्रेणी क्रम में ऐड होती है एमीटर। कितना करंट आ रही है ये बताती है, लेकिन वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आपको एक होता है प्लस तार, एक होता है माइनस तार। तो एक यहाँ से ऐसे तार कनेक्ट कर दीजिए, एक इधर तार कनेक्ट कर दीजिए, बीच में लगा दीजिए आपका V, वोल्ट मीटर। तो इससे क्या हो जाता है, समांतर क्रम इसको बोला जाता है। तो यही आंसर है इसके सही। ओम के नियम के अनुसार ये दोनों ऐसे ही कनेक्ट होंगे, तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? मेघ गर्जन हो रही है, तो मेघ गर्जन का मतलब क्या समझे, इतना तो समझ सकते हैं। तो कहा जा रहा है आप कहाँ जाएंगे, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना अच्छी बात है, क्योंकि मान के चलिए एक पेड़ यहाँ ऐसे है और ये बड़ी है, एक पेड़ यहाँ है ये ऐसे बड़ी है, और नीचे छोटी पेड़ है। आप इस पेड़ के नीचे, मतलब थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ, ज़्यादा छोटा हो गया, यहाँ पे आप हैं, बात समझ में आ रही है? तो बिजली गिरेगी तो पहले इस पेड़ और ये इस पेड़ को अट्रैक्ट करेगी, ना कि छोटी पेड़ को। तो बड़ी पेड़ को जाएगी, बड़ी पेड़ के माध्यम से नीचे जाएगी, तो आप यहाँ पे सुरक्षित रह जाएंगे। अगर इधर आएगी तो इधर चली जाएगी, आप यहाँ सुरक्षित रह जाएंगे, छोटी पेड़ पे नहीं आएगी, और झटका थोड़ी बहुत आएगी तो पेड़ के माध्यम से नीचे आ जाएगी, आप यहाँ इसके नीचे सुरक्षित रहेंगे। तो बड़ी पेड़ नहीं, छोटी पेड़ के नीचे आश्रय लेना चाहिए, खुली जगह पर नहीं जानी चाहिए। अंडरस्टैंड? कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, छोटी छोटी बातें, अगर आप समझेंगे अच्छे से आप जवाब दे पाएंगे। एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज
फिर से सुनिए, एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज ये जो होता है शून्य होता है। प्रेरित वोल्टेज कितना होता है? शून्य होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि 1 मीटर लंबाई की भुजाओं वाले एक समूह त्रिभुज के आकार का एक तार दाईं ओर इंगित करते हुए 2T के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत बैठता है। त्रिभुज के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह की परिणाम क्या है? ये कहना चाह रहा है ना कि एक मैं पेज लेता हूँ, रुक जाइए। हाँ, ये कहना चाह रहा है कि सपोज कीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, एक मिनट दीजिए मुझे, कुछ है इसके अंदर। देखिए ये थे इसके अंदर, ये था, मैं लिखूँ तो मोटा मोटा लगे। चुंबकीय क्षेत्र है और थोड़ा सा बना दूँ, और इसके अंदर एक त्रिभुज ऐसे डाला गया है। बात समझ में आया? इसकी बात कर रहा है। तो आपसे पूछा क्या है उस पर फोकस करिए। लंबाई की बात करें तो 1 मीटर कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ना 0 वेबर। पता है आपको क्यों होगा 0 वेबर? इसको समझते हैं। देखिए एक चीज़ सबसे पहले आपको जानना होगा, एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको देने जा रहा हूँ कि चुंबकीय फ्लक्स होता है, समझ में अभी आ जाएगा, एक सेकंड दीजिए मुझे। चुंबकीय फ्लक्स जिसको कि हम फाई से डिनोट करते हैं, होता है वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए बराबर बी ए कॉस थीटा। थीटा जब 90 डिग्री आप लेते हैं तो जानते हैं फाई का मान क्या आ जाता है? 0 वेबर। यही बात यहाँ कह रहा है। 1 मीटर लंबाई की भुजाओं वाला एक समूह त्रिभुज के आकार का एक तार दाईं ओर इंगित करते हुए इधर के 2T के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत बैठता है। त्रिभुज के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह का परिणाम क्या होगा? तो चूंकि यह सर्कल का एक निर्माण कर दे रहा है, बात समझ में आ रही है। बीच की बात किया है, अप्रॉक्सली बीच में 90 डिग्री लेकर चलते हैं। कहा है कि मध्य में, त्रिभुज के मध्य में चुंबकीय प्रवाह 90 डिग्री। तो इस फार्मूला में जब cos 90 डालें, cos 90 0 होता है, इसीलिए क्या हो जाता है? cos 90 0 होने की वजह से 0 वेबर आंसर हो जाता है इसका। बायो सावर्ट के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका 1 भी सही है और 3 भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र तत्व की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब तत्व जितना लंबा उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के भी अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज़्यादा धारा बढ़ाइएगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, जितना धारा कम करिएगा चुंबकीय क्षेत्र कम जाएगा। बायो सावर्ट का नियम विद्युत क्षेत्र से संबंधित है? नहीं, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, विद्युत क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अंडरस्टैंड? समझ में आ रही हो? एक आध क्वेश्चन भारी आपको लग सकता है, मैं खुद कह रहा हूँ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारी इसलिए लगेगा क्योंकि वो 12th का है, इंटर का अच्छे से जो पढ़ा होगा उसके लिए तो आसान होता है, बट कुछ स्टूडेंट के लिए दिक्कत होता है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए परिपथ में आई का मान बताइए। आपको धारा निकालने के लिए कह रहा है। ये एक दिया गया है सर्किट, आप धारा का मान निकाल के बताइए, वो कह दिया आपको। जंक्शन बीच में बन रहा है यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। और केंद्र से आप देख रहे हैं ये इधर जा रही है धारा, ये इसमें इधर जा रही है, यहाँ से ऐसे अंदर की ओर आ रही है। यहाँ पे इधर की तरफ आई है जो निकालना है आपको, यहाँ पे आई का है ना निकालने के लिए, ये निकालना है। और यहाँ पे ऐसे जाके ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है। तो इसको थोड़ा सा पिक्चर को एनालाइज करिए, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगी ये। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा, ये 10th का मत समझ लीजिएगा, 10th का क्वेश्चन नहीं है, इंटर का क्वेश्चन है। आप समझिए, यहाँ जंक्शन बन रही है, जंक्शन में कुल धारा जो होती है, एक चीज़ आप जान लीजिए, ये 0 होती है।
अब समझिएगा, इसमें जितना केंद्र की तरफ जा रही है, ये जो एरो देख रही है केंद्र की तरफ है, ये एरो ऐसे रहेगी तो ये बाहर की तरफ हो जाएगी। जैसे ये एरो है तो ये बाहर जा रही है। ये अब आपको देखिए, ये तो समझ में आ रही है केंद्र की तरफ धारा जा रही है, ये भी जा रही है, ये बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है। बट इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा कि केंद्र की तरफ इसको ले कि इसको ले, क्योंकि ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, तो ये बाहर की तरफ मानी जाती है। ठीक है, ये अगर ऐसे एरो रहेगा बाहर, ये अंदर है तो अंदर की तरफ मानी जाती है, क्योंकि सर्किट के अंदर घुस रही है और सर्किट के बाहर जा रही है। अब आपके मन में भी सवाल उठ सकता है, सर इसका बाहरी जॉइंट किधर है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ से है, यहाँ से है। तो अप्रॉक्सली आपको देखकर अनुभव करना होगा कि यहाँ 3 पॉइंट जुड़ रही है तो यहीं से होनी चाहिए। अब यहाँ भी 3 पॉइंट जुड़ रही है तो यहाँ भी माना जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे मैं मतलब थोड़ा सा कंडीशन समझिएगा, पिक्चर थोड़ा सा नहीं दिया है उतना क्लियर, इधर थोड़ा सा ऐसे ऐसे अगर निकाल देता तो आपको समझ में आता कि ये आउटर हो गया यहाँ से। जंक्शन में करंट 0 हो जाती है, हर कोई जानता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट वाला काम करने लग जाती है। अब देखिए, जो भी अंदर की तरफ जा रही है उसको ऐड करिए, तो 1A + 6A + 2A, ये सारी को ऐड कर लिया मैंने। और अब माइनस कर लीजिए जो बाहर जा रही है, 3A 5A और माइनस I भी तो बाहर जा रही है, बराबर में 0 हो जाएगा। 6 1 7 8 9, 9 में से 8 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1A आ जाएगा, माइनस I = 0। तो 1A बराबर क्या हो जाएगा? I उधर चला जाएगा, I बराबर 1 एम्पियर आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था, बेसिक सा है, लेकिन भारी बहुत लग रहा था देख के। 9th 10th में पूछा हुआ है, इसीलिए ना मैं कहता हूँ कि 11th 12th का कोई वैसा जो क्वेश्चन है जो आसानी से समझा जा सकता है, वो सब क्वेश्चन को तो हम लोग कर लें। भारी नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल टफ नहीं हो पा रहे, हल्का वाला तो कर लेंगे तो वो तो एग्जाम में प्लस पॉइंट कर देगा ना, इसीलिए पढ़ना जरूरी होता है, भारी हल्का सब। किसी समानांतर अनुनादी परिपथ में गुणवत्ता कारक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निगेटिव पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। ये तो लाल कर दिया है, एग्जाम में लाल नहीं रहेगा, उसमें तो खुद समझना रहेगा। समानांतर अनुनाद का क्यू फैक्टर की यदि बात करें, बात समझ में आ रही है? क्यू फैक्टर श्रृंखला अनुनाद के क्यू फैक्टर के समान ही है। नेक्स्ट कह रहा है कि क्यू फैक्टर धारा आवर्धन प्रदान करता है, क्यू फैक्टर धारा वोल्टेज आवर्धन प्रदान करता है। इसमें क्या है ना दोस्त, एक से ज़्यादा आंसर गलत है तो इसका आंसर डी दे दीजिएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा इसमें आंसर गलत है। नाइन कह रहा है 5 कूलम के आवेश को 2 बिंदुओं के बीच जिसका विभवांतर 16 वोल्ट रखा गया है, चलने में कितना कार्य करना पड़ेगा? आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, आवेश को स्थानांतरित करने में ऊर्जा कार्य का मतलब ऊर्जा ही यहाँ यूज होगा। तो क्या होता है, आवेश का गुना कर दीजिएगा विभवांतर से। तो आप कहेंगे बहुत आसान है, 5 × सर 16 हो जाएगा, 16 × 5 80 जूल आ जाएगा सर। आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको बना के आना है। 5 कूलम के आवेश को 2 बिंदुओं के बीच जिसका विभवांतर 16 वोल्ट रखा गया, चलने में किया गया कार्य, यानी कूलम का वोल्ट से गुना कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस का जो आवेश आपके पास है, तो उसका आंसर निकल जाएगा 80 जूल आपको कार्य करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, एल लंबाई वाली एक सीधी रेखा पर 3 आवेश +Q +4Q, कैपिटल Q तथा स्मॉल q को क्रमशः 0 1/2 तथा L1 दूरी पर रखा गया है। Q पर कुल बल शून्य रखने के लिए आवेश Q का मान होगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। यहाँ 4Q, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे Q, बीच में कैपिटल Q। बात समझ में आया? आवेश को दिया गया है आपको। आइए अब इसको फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। एक और पेज ले लिया क्योंकि यहाँ पे अभी मतलब कम जाएंगे पेज। देखिए अब अच्छे से समझिए, यहाँ से 0 मानते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका L हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L/2 हो जाएगा। यहाँ यही तो कहा है, 0 रखा गया, मान के चलिए 4Q 0 पर है क्योंकि 4Q पहले है, उसके बाद करा Q है और छोटका Q है, तो L/2 हो गया यहाँ तक आधा, और पूरा यहाँ Q हो गया। अब समझिएगा
क्यू पर कुल बल को शून्य रखने के लिए क्यू आवेश का मान होगा। वैसे आंसर तो निगेटिव लेना ये पता है, बट कैसे निकलेगा उसको समझते हैं। अब ये समझ में आ गया डायग्राम। अब देखिएगा, आराम से समझने की कोशिश किया। सबसे पहले हम F1 निकालते हैं, तो हम इन दोनों का निकालते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं फार्मूला, देखिएगा लिख रहा है 1/π एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हम लोग करते हैं 4Q इंटू Q, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और उसके बाद डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो गया। नेक्स्ट इन दोनों के बीच करते हैं, इसके और इसके बीच निकालते हैं, तो उसी तरह F2 कर देते हैं। तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, कैपिटल Q और स्मॉल q का मल्टीप्लाई बटा के नीचे L/2 का L/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ जैसे L का स्क्वायर किए उसी तरह L/2 का स्क्वायर। अब F1 प्लस F2 पे जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, फाइनल 0 रखना है। तो क्या आ जाएगा, इसको बराबर में इसको माइनस में लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे लिखिए वो 1/4π एप्सिलॉन नॉट 4Q/Q बटा के नीचे L स्क्वायर प्लस 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q और Q/L/, और ये T क्यों लिख दे रहा हूँ, इसका स्क्वायर, दोनों लिख दिया, बराबर में 0 आ जाएगा। तो यस सर 0 आ जाएगा। इसको उधर ले जाइए, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट 4Q इंटू Q/L स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा माइनस में 1/4π एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बटा के नीचे L स्क्वायर 4 कर दे रहा हूँ। अब देखिए ये 4 ऊपर जाएगा, तो ये 4 से 4 कट गया, ये पूरा कट गया, ये पूरा से एक Q से कट गया, और यहाँ पे L था, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, ये सब नीचे वाला कट चुका है इससे। तो क्या बचा, Q बराबर -Q, इसको इधर भेज दीजिए, तो -Q बराबर Q। बात समझ में आई। फार्मूला बस पता रहना चाहिए कि बल का क्या होता है दो कणों के बीच में। 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई जो डिस्टेंस है उसके बीच का, उसका स्क्वायर करना रहता है। अब जो 11th 12th पढ़ा है उसके लिए तो आसान है, नहीं तो आप फार्मूला याद रखिए, ऐसे याद रहने वाला है, आराम से रटा हुआ रहता है। बराबर होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई L स्क्वायर। चलिए 11 नंबर प्रश्न करते हैं। यहाँ दिख रहा है आपको, किरचॉफ वोल्टता नियम संतुष्ट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ वोल्टता, ये सब 10th लेवल में नहीं है, ध्यान रखिएगा ये सब। और देख रहे हैं ये सब किस में पूछा गया, 11th 12th में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी अभी जो लास्ट बता रहे हैं आपको ये भी। तो ये क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा आपका D। बात समझ में आया। एक से ज़्यादा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी काम करता है, रेखीय और अरेखीय सभी के लिए ये काम करता है। कैसा लग रहा है सेशन, समझ में आ रही है बातें, तो कमेंट्स करके मुझे बताइए। एक सेकंड दीजिए, मुझे थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा, कॉपी किताब ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार रहा, 12 नंबर। ट्वेल्व नंबर जरा पढ़िए क्वेश्चन। ये 12 जाने वाला है बहुत लंबा चौड़ा। ट्वेल्व कहता है मुझे हल्के में ना लेना। लिखा गया है, एक तांबे के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक को घेरे हुए हैं। माना कि तांबे की 2 टुकड़ों में से प्रत्येक का वजन 10 ग्राम है। माना कि तांबे के एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े में प्रत्येक 1000 परमाणु के हिसाब से 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। तो कह रहा है आगे कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित तांबे के दोनों टुकड़ों के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के पश्चात कूलम बल होगा। E बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, 1/4π एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9। एवोगाद्रो संख्या भी दे दिया 6 इंटू 10 के पावर 23 न्यूटन प्रति मोल, तथा तांबे का परमाणु भार भी दे दिया 63.5 ग्राम पर मोल। बहुत सारी बातें आपको दे दिया और आपसे पूछ दिया
बल कितना होगा, कितना न्यूटन का बल होगा किसके इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के बाद पश्चात जो है वो कितना कूलम बल होगा सो पूछ रहा है। एक एक करके चलेंगे लेकर। सबसे पहले हम करेंगे कॉपर के 10 ग्राम में परमाणु की संख्या देखते हैं। 10 ग्राम Cu में परमाणु। सबसे पहले हम n बराबर करेंगे 10/63.5 इंटू 6.622 इंटू 10 के पावर 23। बात समझ में आया? पहला तो काम हम यही करके निकालेंगे यहाँ से। मैं यहाँ पे एवोगाद्रो संख्या का ही पूरा रूप ले रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ कह रहा है 6 लेके आप बना सकते हैं, बट हम पूरा लेके बना रहे हैं तो ज़्यादा सटीक आंसर पर पहुँचेंगे। सॉरी, थोड़ा सा माफ़ी चाहते, हिल गया कैमरा, बस शांत हो जाएगा 1 मिनट में। आगे आइए, अब इसको सॉल्व करके यहाँ निकालना ज़रूरी है। मैं काट कूट नहीं करूँगा, आप करके निकाल लेंगे। 9.450 इंटू 10 के पावर 23 यहाँ पे आएगा, ये निकल के नंबर ऑफ परमाणु। एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं बात को। स्थानांतरित जो हुआ ना इलेक्ट्रॉन, उसका पता करते हैं। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, कैपिटल N लिख लेते हैं इसको। n इंटू 1/, हो जाएगा आपका 1000। प्रश्न में ही कह दिया है, तो 9.450 इंटू 10 के पावर 19। टोटल निकाल लेते हैं। Q इक्वल टू N ही कैपिटल N लिखते हैं। 9.450 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19। बुक में ऑलरेडी आपको दे चुका है ई का मान, इसीलिए मैं ये लिखा हूँ। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आप गुना कर लीजिएगा, मैं इतना लिख दे रहा हूँ, इतना कूलम आपका आवेश आपका निकल कर आएगा। 15.12 कूलम। बल बराबर हम लोग जानते हैं, यानी ए बराबर हम जानते हैं K इंटू Q² होता है R²। वैल्यू डालते हैं 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 15.12 का होल स्क्वायर, R² 0.10 आपको दिया हुआ है। 10 सेंटीमीटर की दूरी मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा, 100 से भाग देंगे 0.10 आएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? तो नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 2.08 इंटू 10 के पावर 14 न्यूटन। बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ पे है। पहला ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। जो लोग का, मैं फिर एक बार बोल दे रहा हूँ, इंटर अच्छा पढ़े हैं उनके लिए तो ये ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े हैं आप इसको देखो भी मत, भूल जाओ, क्योंकि आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है। वैसे मैं इसका PDF भी बता दिया हूँ, मिलेगा, उसमें भी इसके सारे सोल्यूशन सेम, मतलब इस टाइप कुछ चेंज भी हो सकते हैं। ये तो मेरे सोल्यूशन है, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकते हैं। किताब में भी सोल्यूशन दिए रहते हैं, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ए त्रिज्या वाले एक धातु के गोले ए को भी विभव तक आवेशित किया जाता है। आपको एक बात पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ को आप आवेशित करते हैं तो उसका आवेश उसके ऊपर में आता है, सरफेस पे। यदि इस गोले को बी त्रिज्या वाले एक गोलाकार, जो कि ए से बड़ा है, गोलाकार संवाहक खोल बी से रखा जाता है, खोल बी में रखा जाता है और एक तार से जोड़ा जाता है, तब गोले ए पर विभव होगा। आप क्या कर रहे हैं उसको समझिए। सपोज ये था, एक और गोला रखिए यहाँ आर त्रिज्या, इसको आपने वायर से कनेक्ट कर दिया। हम एक चीज़ जानते हैं, V बराबर अभी हमने देखा है KQ/A होता है। यहाँ पे ये जो पहला का त्रिज्या A है, छोटी वाली है, और इसका R है। आवेश आपको पता होना चाहिए, कहा गया था जैसा कि Q आवेश इस पर डाला हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे V1 = हो जाएगा
KQ/B। यहाँ से VA/आ जाएगा आपका B, तो A/B भी निकल के आ जाएगा आपका। तो इसी से आप आंसर दे सकते हैं। कहाँ है? A/B भी। ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब 11th-12th के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। जो लोग 11th-12th का तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए सारे चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिजली की स्थिरी 10 एम्पियर, एक बिजली का टोस्टर 5 एम्पियर तथा एक बिजली का रेफ्रिजरेटर 3 एम्पियर धारा 220 वोल्ट वाली सर्विस लाइन से खींचते हैं। यदि तीनों उपकरणों को समांतर क्रम में एक साथ काम कराया जाए, समांतर क्रम में जोड़ना है, श्रेणी में नहीं, ध्यान रखिएगा, तब उनके प्रचालन हेतु फ्यूज की रेटिंग क्या होनी चाहिए। फ्यूज के बारे में पूछ रहा है तो हम एक चीज़ जानते हैं, पैरेलल की बात किया है तो 1/RP बराबर एक फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसे करके चलता रहता है। एक एक करके निकालते हैं। I से सूचित कर दे स्थिरी को, I फॉर स्थिरी, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे V/ क्या होता है? करंट होता है, तो 220 वोल्ट और करंट है 10 एम्पियर का, यानी 22 आ गया यहाँ निकल के। ओम रेसिस्टेंस की बात हो रही है। उसी तरह नेक्स्ट क्या है? टोस्टर, तो RT लिख दे रहा हूँ, तो 220/5, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 44 ओम। नेक्स्ट क्या है? बिजली का रेफ्रिजरेटर, R रेफ्रिजरेटर, तो 220/3 कितना आ जाएगा? 7×21, 3×9, 3×9, इतना ओम आ गया। और भी कुछ है क्या? नहीं है, अब नहीं है। अब सभी को निकाल लेते हैं। 1/RP = 1/22 हो जाएगा, 1/44 हो जाएगा और 1/73.33 हो जाएगा। अप्रॉक्स लेके सॉल्व कर सकते हैं आप। इसको अब यहाँ सॉल्व करना है, तो इसको ना आप एक दिमाग लगाइए। 3 है तो सोझे 73 ले लीजिए, इसको भूल जाइए। बात समझ में आया? या आपको जो सहूलियत लगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, आंसर के पास आप पहुँच जाएंगे। आप अपने सहूलियत के हिसाब से इसको ले लीजिए। जैसे कितना लेने पर ये अच्छा रहेगा, जो कि मतलब सॉल्व हो जाए। ये तो ऐसा करते हैं ना, 70 22 44, सोचिए कि कितना वो है। एग्ज़ाम में इस टाइप के ही आए हुए हैं, देख रहे हैं, ये मैंने नहीं चेंज किया है, एग्ज़ाम में आए हुए। सोचिए कितना परेशानी हुआ होगा बच्चों को यहाँ पे, जैसे ही ऐसे देखा होगा सॉल्व करते समय कितना दिक्कत फील करना पड़ा होगा। लेकिन क्या कर सकते, इसको तो सोझे हटा दीजिए आप। 73 है ना, तो कुछ ऐसा लीजिए जिससे आराम से सॉल्व हो जाए। 74 लेके देखते हैं, 2 से लगाते 11 22 और यहाँ जाएगा 37। फिर देख रहे हैं बहुत उटपटांग सा जा रहा है, इससे भी नहीं हो पाएगा। ये बहुत मतलब कहे ना, फंसा डाला है यहाँ पे। इस बुक का सॉल्यूशन पता है? बुक के सॉल्यूशन में भी बस डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। ये कैसे होगा इसकी बात नहीं करा है। अब यहाँ पे ये बहुत मतलब परेशानी है, बिना कैलकुलेटर का यहाँ तो संभावना ही मुश्किल दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ 37 आ गया। आप फिर कितना गुना करते रहेंगे आप? वैसे 11 से लगा देते, 11 × 1 = 11, 11 दूनी 37, 37 दूनी कितना आ जाएगा? 74, 11 दूनी 22, 22 से गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 22 के 2 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16, यहाँ आ जाएगा 16 24। फिर सोचिए कितना भाग देना पड़ेगा। 22 से लगाइएगा तो 74 बार में यहाँ लगेगा, 44 से लगाइएगा 37 बार में लगेगा, और यहाँ 74 लेकर मैं चला हूँ, 74 से जब लगाइएगा तो 22 बार में लगेगा। अभी पूरे को ऐड कर दीजिए ऊपर, 7 4 11, 12 13, 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10, 11 12 1 13, 1624। यह पलट जाएगा क्योंकि इधर 1/RP था, तो RP बराबर क्या हो जाएगा? 1624/133। इससे जब भाग लगाइएगा 133 से 1624 में, एक बार में लग जाएगा 133। भाग एक हासिल लेते हैं, 12 में से 3 गया, 9 3 12, 5 में से गया 2 और 4, 2 बार में लगा दिए 6 6 2,
अप्रॉक्सली 12 पॉइंट समथिंग वाला ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। कहीं पे है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर कहीं दिख नहीं रहा है। अच्छा अभी और भी चीज़ करना है, फ्यूज का रेटिंग पूछ रहा है आपसे, तो मान के चलिए ना 12 पॉइंट एक बार और कर ले क्या, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना ही पे छोड़ देते हैं। अब हम जानते हैं करंट बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर V/RP होता है। वैल्यू डालते हैं 220 वोल्ट बटा के नीचे डालेंगे 12 पॉइंट समथिंग, जो भी आ जाए 12 ही लेके चलते हैं। अब 12 से काट दीजिए, 12 × 12 001 12 96, यानी 18 पॉइंट समथिंग वाला आंसर हो जाएगा। 18 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो तकरीबन 20 के करीब मार दीजिए। बस समझ में आया? लगभग 18 नहीं है तो 20 के करीब मार दीजिए। अब आपके मन में चल रहा होगा सर हम 20 क्यों मारे, यहाँ तो ये भी लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आप 18 ज़्यादा नज़दीक इसके तो आप टिक मार सकते हो। वैसे आप रिस्क ले सकते हैं, एग्जाम में आप इनमें से कोई नहीं भी मार सकते हैं, क्योंकि आपने डेसिमल का चेंजिंग किया है, इसलिए हो सके 20 आंसर आ सकता है। थोड़ा सा चेंज करके हम लोग बनाए हैं ना इस तरह के। तो ऐसा प्रश्न क्यों डाला जाता है, ताकि बच्चे कन्फ्यूज हो, ज़्यादा समय लगाए, बर्बाद करे समय अपना। जो समझदार होगा एक आध क्वेश्चन छोड़ेगा, आगे बढ़ेगा और क्वेश्चन पर फोकस करेगा। एग्जाम में ऐसा इसलिए डाल भी दिया जाता है। जब संधारित्र को 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संधारित्र को 12 वोल्ट की बैटरी से 10 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से जोड़ा जाता है। यह देखा जाता है कि 1 माइक्रोसेकंड में विभवांतर 4 वोल्ट हो जाता है। संधारित्र की संधारिता होगी, कोई एक बनाइए ना। यहाँ C मान लेते हैं, V0 मानते हैं। कैपेसिटर की बात कर रहा है। संधारित्र क्या होता है, जो पंखा वगैरह में नहीं रहता है बैटरी जैसा लगा हुआ, उसी की बात कर रहा है, कैपेसिटर की बात। V बराबर हम लोग जानते हैं V0 1 माइनस e के पावर माइनस टी बाई CR। कुछ लोग तो पहली बार देख ही रहे होंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सारे वैल्यू डालकर आप सोल्यूशन देखिएगा, मैं दे दूंगा। क्यों परेशान करूँ उन्हें स्टूडेंट का जिनका इसका ज़रूरत ही नहीं है। 10th लेवल तक कहीं नहीं है वीडियो चल रही है, क्योंकि ये फिर ऐसा ही है, बहुत लंबा चौड़ा बिना काम के अभी जाता रहेगा। सोल्यूशन में देख लीजिएगा, इसका आंसर वैसे आ जाएगा 0.25, ठीक है, माइक्रोफैराड करके आएगा। 16 नंबर पर आते हैं, कह रहा है कि किसी आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ आवेश घनत्व से कैसे संबंधित है। तो ये हो जाएगा आंसर, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। फिर से सुनिए, किसी आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठीय आवेश घनत्व से कैसे संबंधित है, तो एक दूसरे के समानुपाती होती है। एक प्रेरक, एक प्रतिरोध एवं एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में एक AC स्रोत से जोड़ा जाता है। अति न्यून मान से स्रोत की आवृत्ति के बढ़ने पर क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे प्रेरक का प्रतिघात बढ़ जाता है। प्रेरक का प्रतिघात बढ़ जाता है ऐसा स्थिति होने पर। एक शुष्क मानव शरीर के प्रतिरोध का परिणाम निम्नलिखित में से किस कम का होगा, मतलब किस मान का होगा से पूछ रहा है। तो 10 के पावर 4 ओम के करीब होता है एक शुष्क मनुष्य के शरीर का जो प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट कह रहा है, राशि जिसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप लेंज नियम प्रतिपादित होता है। बताइए, लेंज नियम अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत भी, तो कुंडली के अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण होती है ना, उस पर आधारित है लेंज का नियम। ऊर्जा आंसर हो जाएगा आपका कि राशि जिसके संरक्षण के फलस्वरूप लेंज नियम का प्रतिपादन होता है ऊर्जा संरक्षण के बाद ही प्रतिपादित हो पाता है। गतिशीलता निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित की जाती है। गतिशीलता को आप माइक्रो से प्रदर्शित करते हैं, म्यू बोलते हुए, कभी कभी म्यू माइक्रो ऐसा करके। यदि E तथा B विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र है, तब निम्नलिखित में से कौन सा विमाहीन राशि है। ये जो है विमाहीन राशि है, ध्यान रखिएगा। √μ0 ε0 E/B। निम्नलिखित में से कौन सा अनओमीय प्रतिरोध है, तो इसको बोलते हैं डायोड।
अनओमीय प्रतिरोध बोलते हैं डायोड को। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अर्धचालक में बढ़ जाएगा गर्म करने पर, और चालक का घट जाता है। एक सेकंड रुक जाइएगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध की बात किया, चालकता बात नहीं किया। अगर विद्युत धारा का चालकता अगर पूछता तो बढ़ता है, लेकिन प्रतिरोध घट जाता है। प्रतिरोध घटेगा तभी तो चालकता बढ़ेगी। मैं गलत क्वेश्चन पढ़ लिया था, मतलब माइंड में गलत चला था। पढ़ा तो प्रतिरोध था, माइंड में चालकता चला था। मतलब सुचालक अच्छा हो जाता है। अर्धचालक को जब गर्म करिएगा ना तो उसमें प्रतिरोध घट जाएगा, उसमें और अच्छा से बिजली जाने लगेगा। लेकिन यही अगर आप बात क्या चीज़ का कीजिएगा, चालक तार रहेगा तो वहाँ पर चालकता ही घट जाती है, प्रतिरोध वहाँ बढ़ जाती है गर्म करने पर। विद्युत वाहक वृत्ताकार लूप के केंद्र से होकर जाने वाली चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की प्रकृति होती है, तो इसको बोलते हैं सीधा रेखा। फिर से सुनिए, विद्युत वाहक वृत्ताकार लूप के केंद्र से होकर जाने वाली चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है? सीधी रेखा होती है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट 25 का जवाब दीजिए, 25 नंबर क्वेश्चन का। 25 कह रहा है यदि प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो LCR परिपथ के गुणवत्ता कारक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप आंसर कहेंगे यह घट जाता है। नेक्स्ट है, परिपथ में विद्युत धारा कब बाटहीन होती है? तो 26 का कहेंगे आप जब परिपथ में प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। आंसर हो जाएगा इसका बी। 27 का जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराडे रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है? तो इसका आंसर आइसोलेटर हो गया और सर्कुलेटर, दोनों काम करता है। तो एक से ज़्यादा आंसर है तो डी मार दीजिए इसका आंसर। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, आंसर हो जाएगा उसकी लंबाई के। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसके लंबाई का। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा प्रतिरोध घटेगा। ये 1 to 5 में पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सा इजी लगा होगा आपको। बात समझ में आया? ये 6 to 8 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए 29 नंबर एक न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते हैं। 220 वोल्ट लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत को जानिए। ट्रांसफार्मर का था, इसको बोलते हैं VP बाई VS इक्वल टू IS बाई IP। आप कहेंगे ये कौन सा फार्मूला लिख रहे हैं सर, कहाँ से फार्मूला आया? वैल्यू डाल के दिखाता हूँ। 220 हो जाएगा, मिलाइएगा कौन कौन वैल्यू कहाँ से लिख रहे हैं। VS 110 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और IP बराबर इससे ये कट गया, इससे 2 बार में कट्टा इससे गया, तो IP बराबर सिर्फ 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। सारे वैल्यू को मिलाइए, कहाँ से किसको डाला गया, क्यों डाला गया है। 30 नंबर कह रहा है किसी दिए गए चालक के प्रतिरोधकता, प्रतिरोध नहीं पूछ रहा है, प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो आंसर हो जाता है तापमान पर। तापमान बढ़ेगा घटेगा तो प्रतिरोधकता उस पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता रो का एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। RA/L, रो बराबर RA/L होता है। माइंड में रखिएगा ये चीज़ को। आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट 31 नंबर सवाल। ये भी 6 to 8 में पूछा गया है, तो 6 to 8 वाले एकदम समझ जाइए। ये सारी क्वेश्चन आपको ऐसा एग्जाम में आ रहा है, आप देख के यहाँ से समझ सकते हैं। इतना का उपयोग न्यूनतम प्रतिरोध की करना है। न्यूनतम के लिए हमेशा पैरेलल में जोड़ दीजिएगा। 1 RP इक्वल टू 1/2, 1/4, 1/1 और 1/100। 100 आएगा, 50, 25, 100 और 1, 176/100। ये है 1/RP। तो RP बराबर क्या हो जाएगा? 100/100
76 भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.572 ओम के करीब आएगा। तो ये कितना है, 1 से भी कम है ये। सी आंसर हो जाएगा 31 का। समझ में आया। 32 नंबर भी देख सकते हैं, 6 to 8 में पूछा गया है, TRE 2 की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? वोल्टेज बताने वाला इसमें से कौन सा है? फार्मूला आपसे पूछ रहा है तो किया गया कार्य बटा धारा गुने समय, किया गया कार्य बटा धारा गुने समय। V बराबर हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, वोल्टेज बराबर हो जाता है किया गया कार्य बटा समय। वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेंज का नियम के संरक्षण, देखिए 9th-10th में पूछा गया है और लेंज के नियम के संरक्षण पर आधारित है। अब देखिए 11th-12th में जब लेंज का नियम आया था तो न्यूमेरिकल जैसा था, और लेंज के नियम के संरक्षण पर आधारित सिंपल सा क्वेश्चन आया तो 9th-10th में पूछ दिया है। तो ये हो जाएगा, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण, थोड़ा देर पहले भी बताया इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रेरकत्व का मात्रक है, तो आंसर क्या कहिएगा? ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, ओम सेकेंड होता है। प्रेरकत्व का जो है ओम सेकेंड से हम लोग इसको जानते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? ये कौन सा पूछा गया क्लास में? 9th-10th में भी पूछा गया, बताइए। व्यापारिक मार्क पूछ रहा है, ये तो बता पाइएगा आप। यूनिट में नापते हैं, 1 यूनिट बिजली उत्पन्न हुआ, 2 यूनिट ऐसे करके। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या है? वाट में नापते हैं शक्ति को, यस और नॉट? यस सर। 37 नंबर का रहा विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक, प्रतिरोधकता ओम मीटर होता है। ओम मीटर, प्रति मीटर नहीं, ओम मीटर सिर्फ होता है। बात समझ में आ रही है? 1 सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, ओम मीटर सही है। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो उसे हम लोग बोलते हैं DC, डायरेक्ट करंट हम लोग को प्राप्त होता है बैटरी से। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। शुष्क सेल जो होता है, सूखा सेल के नाम से जिसको जानते हैं, उसमें ऋण मतलब निगेटिव वाला जो बना होता है इलेक्ट्रोड, वो क्या चीज़ से बना होता है? 39 का आप कहेंगे जस्ता का बना होता है। डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इस्पात भी है, नरम लोहा भी है। नरम लोहा हो जाएगा। विद्युत चुंबक है ना, विद्युत चुंबक में नरम लोहा। 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पमांक क्या होगा? तो आप कीजिए ना, 2/20 कर दीजिए, 1/10 यानी 0.1 एम्पियर हो जाएगा। 0.1 एम्पियर 1 नंबर। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विभवांतर नापने के लिए अभी बताए थे वोल्ट मीटर। क्या प्रयोग होता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ये जो 43 क्वेश्चन 43 मिनट में कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया। कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह था इसलिए टाइम लग गया, न्यूमेरिकल नहीं रहता है तो जल्दी होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग का क्या रहता है? मॉडल क्वेश्चन रहता है। तो मॉडल क्वेश्चन कितना है उसे देख लूँ ज़रा। मॉडल क्वेश्चन में है 50 क्वेश्चन है। तो मॉडल क्वेश्चन का एक अलग वीडियो लाएंगे। कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आई है और तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।